नमस्कार दोस्तों, हम एमपी बोर्ड का सोशल साइंस रीड करेंगे। सोशल साइंस का अध्याय फर्स्ट है, पार्ट 1, भारत और विश्व। दोस्तों, इस लेसन को हम पूरा रीड करेंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, हम देखेंगे इसमें क्या क्या जानेंगे। इस लेसन से हम भारत और विश्व यानी कि भारत और विश्व के बारे में इस पाठ से हम जानेंगे। देखना दोस्तों, इतिहास का 3 कालों में विभाजन किस आधार पर किया जाता है, ये इस पाठ से हम जानेंगे। मध्यकालीन भारत का इतिहास जानने के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? यूरोप के मध्यकालीन इतिहास की मुख्य विशेषता क्या थी? अरब व्यापारियों ने पूर्व के किस ज्ञान को पश्चिमी देशों तक पहुंचाया? इन सभी के बारे में इस लेसन में हम रीड करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे हम। दोस्तों, बच्चों, कक्षा 6 में आपने प्राचीन काल के इतिहास तथा संस्कृति का अध्ययन किया है। अब कक्षा 7 में आप मध्यकाल के इतिहास तथा संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब अपन इसमें क्या क्या करेंगे कि आपने 6 में प्राचीन काल के इतिहास के बारे में पढ़ा है, अब हम कक्षा 7 में मध्यकाल के इतिहास के बारे में रीड करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे देखेंगे सामान्यतः इतिहास के अध्ययन को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। यह विभाजन क्यों और कैसे किया गया है, इस बात को जानना बहुत आवश्यक है। किसी देश या स्थान विशेष में मानव सभ्यता के विकास की जो प्रक्रिया चलती रहती है, उसमें जब आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक क्षेत्रों में ऐसे परिवर्तन आते हैं जो पूर्व की स्थिति को बदल देते हैं। दोस्तों, क्या बता रहे हैं यहाँ पर? इतिहास के अध्ययन को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, एक प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। यह विभाजन क्यों और कैसे किया गया, इस बात को जानना बहुत आवश्यक है। किसी देश या स्थान विशेष में मानव सभ्यता के विकास की जो प्रक्रिया चलती रहती है, उसमें जब आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक क्षेत्रों में हुए ऐसे परिवर्तन आते हैं जो पूर्व की स्थिति को बदल देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? जो पूर्व की स्थिति को बदल देते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। तब एक नए काल का आरंभ होता है, माना जाता है। संक्षेप में कहे तो इतिहास 3 कालों में विभाजन किया गया है। 3 कालों में किया गया विभाजन मानव की प्रगति व परिवर्तन की सीढ़ियाँ या सोपान है। क्या दोस्तों? मानव की प्रगति व परिवर्तन का सोपान है या सीढ़ियाँ हैं। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि विश्व के सभी स्थानों में यह परिवर्तन एक समय हुए हो। यह कहा नहीं जा सकता कि भारत में मध्यकाल का आरंभ सामान्यतः 8वीं शताब्दी से माना जाता है, जबकि यूरोप के देशों में मध्यकाल का आरंभ 5वीं शताब्दी से माना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर भारत में मध्यकाल का आरंभ 8वीं शताब्दी में माना गया है और यूरोप के देशों में 5वीं शताब्दी से माना गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे हम। भारत के मध्यकाल को भी 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पूर्वी मध्यकाल जो कि 8वीं से 12वीं शताब्दी तक, फिर उत्तर मध्यकाल 13वीं से 18वीं शताब्दी तक।
भारत का इतिहास प्राचीन भारत के इतिहास से अनेक प्रकार से भिन्न है। मध्यकाल के आरंभ में भारतीयों का संपर्क एक अन्य धार्मिक मत के अनुयायियों से हुआ। इस संपर्क के परिणाम स्वरूप समाज में कुछ परिवर्तन आए। वर्तमान काल में बोली जाने वाली कुछ भाषाओं का विकास इसी काल में हुआ और भिन्न प्रकार के वस्त्र तथा खाद्य पदार्थ लोकप्रिय हुए। इस काल के संबंध में हमारा ज्ञान अधिक है क्योंकि ऐसे अनेक साधन अथवा स्रोत उपलब्ध है जो हमें तत्कालीन इतिहास की स्पष्ट जानकारी देते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि क्या है कि जो भारत के मध्यकाल है उसको भी दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो पूर्व मध्यकाल और एक और दूसरा है उत्तर मध्यकाल, जो कि पूर्व मध्यकाल है 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी और उत्तर मध्यकाल 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक। ठीक है दोस्तों, और इसमें ही बहुत से सारे परिवर्तन आए। नेक्स्ट देखेंगे हम दोस्तों मध्यकालीन इतिहास के स्रोत। तो मध्यकालीन इतिहास के स्रोत हम देखेंगे। आपको स्मरण होगा कि प्राचीन काल का इतिहास जानने के दो मुख्य स्रोत थे, एक साहित्यिक स्रोत और एक पुरातात्विक स्रोत। तो दोस्तों ये दो प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत थे। ठीक ऐसे ही साधन हमें मध्यकाल का इतिहास जानने में सहायता देते हैं। पूर्व मध्यकाल के साहित्यिक साधनों के रूप में ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर लिखा गया विवरण तथा पुरातात्विक साधनों में अभिलेखों अथवा ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण किए गए लेखों से प्राप्त होता है। 13वीं शताब्दी से कागज का उपयोग शुरू हुआ। दोस्तों अगर क्वेश्चन बनता है कि कागज का उपयोग कब से शुरू हुआ, तो वो हुआ 13वीं शताब्दी से कागज पर का उपयोग शुरू हुआ। उन पर लिखी जानकारी जैसे तत्कालीन शासकों का जीवन वृत्तांत, उनके विभिन्न कार्य, राज्य विस्तार आदि प्रामाणिक स्रोतों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। इस काल में तुर्क आक्रमणकारियों के साथ कुछ विदेशी लेखक भी भारत में आए जिन्होंने सुल्तानों और मुगल साम्राज्य के विषय में विवरण लिखा है। इसमें इब्न बतूता, मार्को पोलो, अल बर्नी, निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रजाक बर्नियर तथा टेवनियर प्रमुख हैं। तो ये जो मुगल आए, जैसे कि जो विदेशी आक्रमणकारी आए थे उनके साथ में कुछ लेखक भी आए थे। ये जो लेखक हैं ये प्रमुख लेखक है। 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक भारत के अधिकांश भाग पर मुगलों का शासन रहा। 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक भारत के अधिकांश भागों पर मुगल का शासन रहा। कुछ मुगल शासकों ने अपने जीवन, शासन और घटनाओं के विषय में आत्मकथाएं लिखी है। कुछ अन्य लेखकों ने अपने शासकों के विषय में लिखा है। इसमें बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा, तुजुक-ए जहांगीरी, बादशाहनामा इत्यादि प्रमुख ग्रंथ हैं। तत्कालीन शाही फरमान तथा शाही पत्राचार भी मध्यकाल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत माने जाते हैं या है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे हम। इसी प्रकार से स्थानीय शासकों के दरबारी लेखकों और अन्य साहित्यकारों ने कुछ ग्रंथ लिखे हैं जो तत्कालीन स्थानीय सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के विभिन्न पक्षों की जानकारी देते हैं। इन ग्रंथों में कथा, सरित सागर, व्रत कथा, घोष, पृथ्वीराज रासो,
राज तरंगिणी आदि प्रमुख ग्रंथ हैं। ठीक है दोस्तों, साहित्य के अतिरिक्त संपूर्ण देश के विभिन्न भागों में मंदिर, मस्जिद, मकबरे, मीनारे और भव्य भवन बनाए गए थे, जो मध्यकाल के पुरातात्विक साधनों के रूप में उस काल की कला तथा स्थापत्य कला की प्रगति के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि जो उस काल में जो बनाए गए थे, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, मीनारे हैं, भव्य भवन है, ये जो बनाए गए थे वो मध्यकाल के पुरातात्विक साधनों के रूप में उस काल की कला और स्थापत्य कला की प्रगति का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। सिक्के, चित्र और अभिलेख भी इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर कुछ चित्र दे रखे हैं। चित्र क्रमांक 1 में दे रखे हैं मध्यकालीन कुछ सिक्के। तो दोस्तों ये मध्यकालीन कुछ सिक्के दे रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम इतिहास का काल विभाजन आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों में होने वाले आमूल परिवर्तनों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, भारत के मध्यकाल का आरंभ 8वीं शताब्दी से माना जाता है। भारत के मध्यकाल का आरंभ 8वीं शताब्दी से माना जाता है। मध्यकाल के इतिहास को जानने के लिए प्राचीन काल की तुलना में अधिक और प्रामाणिक स्रोत उपलब्ध हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे हम पूर्व मध्यकाल के आरंभ में भारत की राजनीतिक स्थिति। पूर्व मध्यकाल के आरंभ में भारत की राजनीतिक स्थिति। पूर्व मध्यकाल के आरंभ में उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य थे, जिनमें राज्य विस्तार के लिए दोस्तों पूर्व मध्यकाल के आरंभ में उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य थे, जिनमें राज्य विस्तार के लिए परस्पर संघर्ष चलते रहते थे। दक्षिण भारत में भी अनेक राज्यों का अस्तित्व था, जिसमें सबसे शक्तिशाली चोल राज्य था। आरंभ में इसका राज्य कोरोमंडल और मद्रास, चेन्नई तक था। कहाँ तक था? जो सबसे शक्तिशाली जिसमें राज्य था वो था चोल राज्य। इसका राज्य कोरोमंडल और मद्रास, चेन्नई तक था। बाद में 9वीं शताब्दी में चोल नरेशों ने पांड्य राजाओं से तंजौर जीतकर उसे अपनी राजधानी बनाया। चोल नरेशों ने पांड्य राजाओं जो थे उनसे तंजौर जीतकर उसने अपनी राजधानी बनाया। चोल राजाओं ने व्यवस्थित शासन प्रबंध के लिए साम्राज्य को विभिन्न इकाइयों में विभाजित किया, आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ की और साहित्य तथा स्थापत्य कला को संरक्षण दिया। उनकी सामुद्रिक शक्ति बहुत बढ़ी हुई थी। सामुद्रिक शक्ति यानी कि समुद्र में जो सेना थी या शक्ति थी वो बहुत बढ़ी हुई थी। चोल नरेश राजेंद्र प्रथम ने ईस्वी सन 1025 में मलाया तथा सुमात्रा द्वीपों पर विजय प्राप्त की। यह अभियान किसी भारतीय शासक द्वारा पहला समुद्र पर अभियान था। चोल राज्य के व्यापारिक संबंध चीन तथा दक्षिण एशिया के अन्य देशों से थे। कौन कौन से देश थे वो? चीन तथा दक्षिण एशिया से चोल राज्य के व्यापारिक संबंध थे। ठीक है दोस्तों, यूरोप में मध्यकाल तो यूरोप में मध्यकाल कब माना जाता है? यूरोप में मध्यकाल 5वीं शताब्दी से माना जाता है और भारत में 8वीं शताब्दी से माना जाता है। दोस्तों यूरोप के मध्यकाल में हम देखेंगे 5वीं शताब्दी में यूरोप के शक्तिशाली रोमन साम्राज्य का पतन आरंभ हुआ। अनेक स्थानों पर छोटी छोटी प्रादेशिक सत्ताओं का उदय हुआ। ये छोटे छोटे शासक अपनी सत्ता स्थिर रखने के लिए जिन लोगों से सैनिक सहायता लेते थे
उन्हें वेतन के बदले ज़मीन का एक टुकड़ा दे देते थे। लैटिन भाषा में ज़मीन के ऐसे टुकड़े को फ्यूडम कहा जाता है। ऐसी ज़मीन के प्राप्तकर्ता फ्यूडल्स या सामंत कहलाने लगे और एक नवीन व्यवस्था फ्लूडिज्म अथवा सामंतवाद अस्तित्व में आई। सामंत लोग अपने भूप्रदेश के सुदृढ़ सुरक्षा प्रबंध रखते थे। वे छोटे छोटे किलों में रहते थे जिन्हें केसल यानी गढ़ी कहा जाता था। सामंतों के भूप्रदेशों के किसानों और श्रमिकों पर भूमि पर स्वामी की निरंकुश सत्ता रहती थी। सामंत विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे और किसानों पर अत्याचार करते थे। गरीब किसान वंशानुगत दास बने रहते थे। इन्हें सर्प या भूदास कहा जाता था। तत्कालीन यूरोपीय समाज में भूदासों की संख्या बहुत अधिक थी। वे सामंतों द्वारा की जाने वाले अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा सकते थे और दैनिक जीवन जीने के लिए विवश थे। क्या थे दोस्तों? उस समय फ्यूडम यानी कि सामंतवाद का आरंभ हुआ। सामंत जो लोग थे वो विलासितापूर्ण जीवन जीते थे और जो मजदूर थे यानी भूदास भूदास उन्होंने वो दे रखा था, वो थे उन पर बहुत अत्याचार करते थे और उनसे काम करवाते थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे हम। यूरोप के प्रारंभिक मध्यकाल की उल्लेखनीय विशेषता थी सामंतवाद अथवा फ्लूडिज्म का विकास। फ्लूडिज्म के विकास का परिणाम हुआ कि भूदास अथवा सर्फ वर्ग का उदय हुआ। तत्कालीन समाज का यह अंधकारपूर्ण पक्ष था। तात्कालिक समाज जब यानी कि उस स्थिति में वो समाज का अंधकारपूर्ण पक्ष था। अरबों का उदय, फिर हुआ अरबों का उदय। तो पश्चिम एशिया के अरब क्षेत्र के लोग अनेक छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे जो कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। इस कारण इन कबीलों में निरंतर संघर्ष चलते रहते थे। 7वीं शताब्दी में पैगंबर मोहम्मद ने नवीन धर्म पैगंबर मोहम्मद ने नवीन धर्म इस्लाम का उपदेश दिया तथा अरब जातियों को संगठित किया। शीघ्र ही उनका राजनीतिक समूह बन गया। उन्होंने पश्चिम एशिया एवं अफ्रीका के अनेक भागों में जैसे जॉर्डन, सीरिया, इराक, तुर्की, फारस और मिस्र आदि को जीत लिया और आगे चलकर उन्होंने उत्तरी अफ्रीका के कुछ क्षेत्र जीत लिए और स्पेन तक पहुंच गए। भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा तक उनका साम्राज्य फैल गया। दोस्तों, जो पैगंबर मोहम्मद थे, उन्होंने क्या करा कि नवीन धर्म इस्लाम का उपदेश दिया और इस धर्म का जब उपदेश दिया तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने पश्चिम एशिया तथा एवं अफ्रीका के अनेक भागों जैसे जॉर्डन, सीरिया, इराक, तुर्की, ये सब उन्होंने जीत लिए और संगठित होकर वो भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा तक उनका साम्राज्य फैल गया। अरब लोग कुशल व्यापारी थे। राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के साथ साथ वे विश्व के विभिन्न भागों भारत, चीन, यूरोप, पश्चिम अफ्रीका से व्यापार करने लगे। व्यापार से धनवान बने। अरबों ने अपने धन का उपयोग कला, विज्ञान और साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए किया। व्यापार के कारण जिन देशों के साथ उनका संपर्क बढ़ा, वहाँ के ज्ञान को अरबों ने एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाया। प्राचीन ग्रीक और प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक ग्रंथों का अरबी में अनुवाद कराया गया। उल्लेखनीय है कि खगोल शास्त्र और गणित के विषय का उच्च कोटि का भारतीय ज्ञान अरबों के माध्यम से ही पश्चिम देशों तक पहुंचाया
गया। चीन के नवीन आविष्कार जैसे बारूद, कागज और कुतुबनुमा कंपास का ज्ञान अरबों ने ही यूरोप के देशों में पहुंचाया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे हम व्यापार के माध्यम से भारत का अरबों ने निरंतर संपर्क बना रहा, यानी भारत से अरबों का निरंतर संपर्क बना रहा। यहाँ की संपदा और उच्च संस्कृति उत्तर पश्चिम के शासकों के लिए आकर्षण का केंद्र थी। 7वीं शताब्दी में अरब से भारत पर आक्रमण हुए। प्रारंभ में केवल धन संपत्ति को लूटने का उद्देश्य लेकर आने वाले आक्रमणकारी कालांतर में भारत में राज्य स्थापना के लिए प्रयत्न करने लगे। तुर्कों को इस काम में सफलता प्राप्त हुई और इसके साथ ही भारत के इतिहास का मध्यकाल का आरंभ हुआ। यानी भारत में मध्यकाल का आरंभ हुआ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे 7वीं शताब्दी में अरब में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। कब हुआ अरब में इस्लाम धर्म का उदय? 7वीं शताब्दी में। परस्पर संघर्षरत रहने वाले अरब के कबीले इस्लाम के प्रभाव से संगठित हुए और उन्होंने साम्राज्य स्थापित किया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे हम साम्राज्य स्थापित किया। अरब व्यापारियों के माध्यम से ही पूर्व के देशों का ज्ञान पश्चिम जगत में पहुंचा। भारतीय धन संपदा के आकर्षण और इस्लाम के प्रचार के उद्देश्य से पश्चिम की ओर से भारत पर आक्रमणों के कारण आक्रमण आरंभ हुए। तुर्कों ने भारत में राज्य स्थापित करने में सफलता की। ठीक है दोस्तों, इसके क्वेश्चन आंसर भी हम इसी वीडियो में देखते हैं। इसके फिल इन द ब्लैंक्स और